हेलो दोस्तों, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रदीप चौहान है। तो अभी तक हम लोग समझ चुके थे कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र होता है जिसे हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा। तो ये इन छिद्रों से जो गैस होती है वायुमंडल की, मुख्य रूप से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो पत्तियों से स्टोमेटा के छिद्र के द्वारा पौधों के अंदर जाती है तथा जड़ से जल को अवशोषित किया जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में रिएक्शन करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो जो ग्लूकोज का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में रिएक्शन करते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ग्लूकोज के निर्माण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, साथ साथ क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्लोरोफिल ही प्रकाश की एनर्जी को पकड़कर और कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल है दोनों को जोड़कर ग्लूकोज का निर्माण करवाता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, हरित लवक के अंदर होती है। तो हम पहले समझ लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, फिर इसके अंदर की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि होगी वो समझ लेंगे। ठीक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये दो झिल्लियों से बना होता है। ये जो हरित लवक है ये दो झिल्लियों से बना होता है, बाहरी झिल्ली, बाह्य झिल्ली और अंतर झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और ये जो मेम्ब्रेन होती हैं, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक खाली स्थान होता है जिसे परिलवकीय स्थान या पेरिप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। और जिस भी कोशिकांग के अंदर दो झिल्लियां पाई जाती हैं, कोई भी कोशिका के अंदर जो कोशिकांग पाई जाती है, यदि उसमें दो झिल्ली पाई जाएगी तो ये जो डीएनए होता है ये अवश्य पाया जाएगा। जैसे बात कर लें, केंद्रक होता है, दो झिल्ली से घिरा होता है तो उसके अंदर भी डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो भी दो झिल्लियों से बना होता है, इस वजह से उसके अंदर भी डीएनए होता है। साथ साथ ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये भी दो झिल्लियों से बना होता है और इसके अंदर भी डीएनए होता है। लेकिन जो यदि मान लीजिए यूकैरियोटिक कोशिका है तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो केंद्रक होगा, केंद्रक के अंदर जो डीएनए होगा वो लिनियर डीएनए होते हैं, और जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर सर्कुलर डीएनए होते हैं। जिस प्रकार प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर सर्कुलर डीएनए होते हैं, ठीक उसी प्रकार क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सर्कुलर डीएनए होते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो दो झिल्लियों से बना होता है, बाह्य झिल्ली और अंतः झिल्ली, और इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक स्थान होता है जिसे पेरिप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। और ये अंतः झिल्ली के अंदर ये जो स्थान होता है जिसमें ये द्रव जैसा मतलब ये जो द्रव है भरा होता है, इसे स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा के अंदर कुछ थैली नुमा स्ट्रक्चर आपस में एक के ऊपर एक रखकर, जैसे बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बैग छोटे छोटे बैग को एक के ऊपर एक इकट्ठा करके एक ऐसी संरचना बनती है इसमें जिसे ग्रेना कहते हैं। और ग्रेना जिन छोटे छोटे बैग जैसे स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है उन्हें थैलेकार्ड कहते हैं। और इन्हीं थैलेकार्ड के अंदर पाए जाते हैं क्वांटासोम, और क्वांटासोम के अंदर पाए जाते हैं क्लोरोफिल। और वही क्लोरोफिल हरे कलर के होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को जोड़कर ग्लूकोज का निर्माण करवाते हैं। तो हरित लवक हरे रंग के होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये पौधों के पत्ती तथा अन्य हरे भाग में पाए जाते हैं क्योंकि ये जहां पाए जाएंगे इनके अंदर क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल की वजह से वो भाग होता है वो हरा हो जाता है। किसी भी कोशिका के अंदर मुख्य रूप से पौधों के बारे में बात करें तो पौधों के अंदर सबसे बड़ी कोशिकांग जो होती है वो हरित लवक होती है, केंद्रक को छोड़कर। यदि कोशिकांग के बारे में बात करें तो किसी कोशिकांग के अंदर जो नंबर से बात करें तो सबसे बड़ी कोशिकांग होती है केंद्रक, उसके बाद ये होती है हरित लवक, और तीसरे नंबर पे होती है माइटोकॉन्ड्रिया। यदि जंतु कोशिका के बारे में बात करें तो जंतु कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट, ये जो हरित लवक है ये नहीं पाया जाता है, तो उसके अंदर यदि केंद्रक को छोड़ दें तो सबसे बड़ी कोशिकांग होती है माइटोकॉन्ड्रिया। और पौधों के अंदर यदि केंद्रक को छोड़ दे तो उनके अंदर सबसे बड़ी कोशिकांग होती है हरित लवक। ये द्विझिल्ली से घिरे होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं दो झिल्लियों के घिरे होते हैं क्योंकि इसके अंदर डीएनए पाई जाती है, सर्कुलर डीएनए पाई जाती है। इनके जो एक अंदर स्थान है, जो गुहा है, उसमें एक द्रव भरा होता है जिसको स्टोमेटा कहते हैं, और इनके अंदर ये थैली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें ग्रेना कहते हैं। और एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से एक पटलिकाएं
ये पटलिकाएं कहते हैं, लैमेली कहते हैं, से जुड़ी होती हैं, जिसे मध्य पटलिका या मिडिल लैमेला या स्ट्रोमल लैमेली कहते हैं, क्योंकि इसका अधिकतर भाग स्ट्रोमा से कांटेक्ट में होता है, इसी वजह से इनको मध्य पटलिका या स्ट्रोमल लैमेली कहते हैं। झिल्लियां एक दूसरे पर व्यवस्थित होती हैं, ये जो छोटी छोटी झिल्लियां हैं एक दूसरे पर व्यवस्थित होती हैं, जिससे ग्रेना का निर्माण होता है, और इन झिल्लियों को थैलेकार्ड कहते हैं। और हरित लवक पौधों में प्रकाश संश्लेषण का केंद्र है, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रोसेस होती है वो हरित लवक के अंदर ही होती है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में दो स्थान है जहाँ पे इसमें दो स्थान है जहाँ पे रिएक्शन होती हैं। वो जो स्थान है, एक है इसके अंदर जो क्वांटासोम होते हैं, क्वांटासोम के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जो रिएक्शन करवाता है, और दूसरा रिएक्शन होता है इस स्ट्रोमा के अंदर। तो यदि क्लास 10th में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रिएक्शन है वो उनको जो नाम दिया गया है, जो इनके अंदर जो रिएक्शन होता है उसको कहते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया या प्रकाशीय अभिक्रिया, और दूसरा है अप्रकाशीय अभिक्रिया, ठीक है। तो प्रकाशीय अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अभिक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है वो ग्रेना के अंदर होती है, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि जो अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है वो स्ट्रोमा में पाई जाती है, ग्रेना में नहीं होती है, स्ट्रोमा में होती है। क्योंकि इस रिएक्शन के लिए, जो अप्रकाशीय अभिक्रिया में जितने भी रिएक्शन होते हैं उन्हें कराने के लिए प्रकाश की डायरेक्ट आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता तो होगी, क्योंकि जो ग्रेना में केमिकल बनते हैं वही फिर बाद में स्ट्रोमा में आते हैं, फिर वही आगे रिएक्शन करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो डायरेक्ट जिसमें प्रकाश की आवश्यकता उसे प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं या प्रकाशीय अभिक्रिया, जिनमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो पूरी क्रिया विधि है पूरा डिटेल में और अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।